इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बोर्ड के अंतर्गत असाइनमेंट नंबर 3 भूगोल का प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण की वर्णन कीजिए। तो वर्षा जल संग्रहण की विधियां हैं अपने पास। फर्स्ट नंबर का है गड्ढे या गर्तिका बनाना। छिछले जलावृत क्षेत्रों में जल के पुनर्भरण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल का संग्रहण किया जा सकता है। इन गड्ढों को 1 से 2 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा बनाया जा सकता है। इनकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। इन गड्ढों का कंकड़, बजरी, बालू आदि से भर दिया जाता है। इससे वर्षा जल का रिसाव सहज हो जाता है। दूसरा, खाइयाँ बनाना। निचले भागों में जहाँ सरंध्र शैलें पाई जाती है, उन भागों में 0.5 से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी, 10 से 15 मीटर लंबी खाई बनाकर उन्हें बालू, बजरी आदि से भर दिया जाता है। खाइयों को सामान्यतः भूमि के ढाल के समानांतर बनाना चाहिए। तीसरा है कुओं का उपयोग। पहले से सूखे बंद पड़े काम में न आने वाले कुओं का वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है। चौथा है हैंडपंप। भूमिगत जल अभाव क्षेत्रों में वर्षा के इकट्ठे किए गए जल को चालू हैंडपंपों के द्वारा फिल्टर की मदद से भूमिगत किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ। दूसरा प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत निम्न है। का है सौर ऊर्जा। पृथ्वी के लिए सूर्य ही प्राथमिक रूप से सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ही सर्वाधिक सजीव एवं सशक्त प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होने वाली शक्तियों का केंद्र है। भारतवर्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला विशाल देश है, जहाँ प्रचुर सौर ऊर्जा प्रतिदिन लंबे समय तक मिलता रहता है। यहाँ पर अपरिमित संभावना है, जिनके अंतर्गत बहुत कम लागत में सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा को सोलर फोटोवोल्टिक व्यवस्था द्वारा बैटरियों में कैद कर लिया जाता है। इस प्रकार की बैटरियों में समाहित सौर ऊर्जा को कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। जैसे इससे उत्सर्जित तापीय ऊर्जा गर्म करने में, पानी गर्म करना, सोलर कुकर में खाना पकाना, खाद्यान्न को सुखाने में प्रयुक्त होती है। सौर ऊर्जा का विकास तो पूरे देश में किया जा सकता है, परंतु राजस्थान जैसे क्षेत्र जो इतने गर्म, शुष्क एवं मेघाच्छादन से मुक्त रहते हैं, आदर्श क्षेत्र है जहां सौर ऊर्जा अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। दूसरा नंबर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को शक्ति के स्रोत के रूप में उन क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है जहां साल भर शक्तिशाली तेज रफ्तार वाली पवनें चलती है। पवन के वेग से चलने वाली पवन चक्की में पवन ऊर्जा का ही प्रयोग होता है। इस चक्की से न केवल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है, अपितु कई जगहों में सिंचाई के लिए पंपों को संचालित किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता 45,000 मेगावाट है। इस संसाधन को विकसित करने के उपयुक्त स्थलों की पहचान की गई है, जो तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के अंतर्गत आते हैं। पवन ऊर्जा क्षमता जो कि उपयोग की जा सकती है 13,000 मेगावाट तक सीमित है। वर्तमान में 2,438 मेगावाट शक्ति का उत्पादन पवन ऊर्जा से भारत में किया जा रहा है। इस प्रकार भारत की विश्व में स्थिति जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन के बाद 5वें स्थान पर है। तीसरा नंबर का है बायोगैस। बायोगैस पशुओं के गोबर से प्राप्त की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल घरेलू ईंधन के रूप में इसका बहुत प्रचलन हो रहा है। इसे पूरे देश भर में प्रचलित करने के लिए प्रोत्साहन युक्त प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों में शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट बायोगैस के अन्य प्रमुख स्रोत हैं। इन पदार्थों का प्रयोग विद्युत उत्पादन या बायोगैस हेतु किया जा सकता है। इस दिशा में कार्य अभी प्राथमिक स्तर पर ही है। दिल्ली और कुछ अन्य बड़े शहरों में ऐसे संयंत्रों की स्थापना की गई है। चौथा है बायोमास ऊर्जा। खेत खलिहान में पड़े कूड़ा करकट, अपशिष्ट या कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों से निष्कासित अपशिष्ट इत्यादि से पैदा की गई ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। देश में बायोमास ऊर्जा की संभावित क्षमता 19,500 मेगावाट है। अब तक 614 मेगावाट क्षमता वाले बायोमास शक्ति उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं
और 643 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रियाएं प्रगति पर है। प्रश्न 3 है हमारे पास, बाढ़ आने के कारण। बाढ़ आने के कारण तो बाढ़ आने के कारण है अपने पास भारी वर्षा। पहला कारण है भारी वर्षा। नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा के कारण अतिरिक्त जल तेज प्रवाह के साथ बहता है, जिसे बाढ़ आती है। दूसरा है नदियों में अवसादों का जमा होना। जिन नदियों में अवसादों का जमाव ज़्यादा होता है तो वह छिछली हो जाती है, जिससे उनमें जल प्रवाह की क्षमता घट जाती है तथा भारी वर्षा का पानी किनारों के रूप में किनारों के ऊपर में बहने लगती है। तीसरा है वनों का विनाश। वनस्पति के विनाश में भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है, जिससे वर्षा का पानी तेज गति से नदियों में पहुंचकर बाढ़ का कारण बनता है। चौथा है चक्रवात। चक्रवातों के कारण ऊंची लहरें समुद्री जल को तटवर्ती क्षेत्रों में फैला देती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। पांचवा है अपवाह तंत्र से छेड़छाड़। बिना सोचे समझे सड़कें, रेल मार्ग, नहरें आदि के निर्माण में प्राकृतिक अपवाह तंत्र अवरुद्ध होकर बाढ़ का कारण बनते हैं। छठवां है नदियों का मार्ग परिवर्तन। नदियों के मोड़ और उसके मार्ग परिवर्तन से भी बाढ़ आता है। चौथा प्रश्न है हमारा जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाइए। पहला है भू आकृति। भू आकृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसमें मौजूद ढलान तथा उसकी ऊंचाई, जिस पर जनसंख्या निवास निर्भर करती है। दूसरा जलवायु। किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक वितरण एवं प्रसार को प्रभावित करती है, जैसे राजस्थान का गर्म व सूखा रेगिस्तान तथा पूर्वी हिमालय का ठंड तथा नमी। तीसरा है मृदा। आज भी भारत की 75% जनसंख्या कृषि से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। यही कारण है कि उत्तर भारत में, जहां जलोढ़ मृदा की बहुतायत है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रश्न नंबर 5 है हमारा टूर ऑपरेटर। फर्स्ट एक्सप्लेन करना है हमको टूर ऑपरेटर। पर्यटन का परिचालन अब विशिष्ट प्रकृति का काम बन गया है। दिन प्रतिदिन किसी भी कार्यकर्ता के लिए पर्यटन के संचालन के सभी भागों की देखभाल करना कठिन बनता जा रहा है। इस कारण टूर ऑपरेटर का कार्य टूर गाइड के कार्य से बिल्कुल भिन्न होता है। टूर ऑपरेटर को परिवहन जरूरतों के संचालन, वीसा और परमिट की निकासी की औपचारिकताएं और पर्यटकों के लिए होटलों में ठहरने के स्थान की बुकिंग करने का कार्य करना होता है। ऐसे व्यक्ति को संबंधित नियमों और अधिनियमों में अक्सर किए जाने वाले नवीनतम परिवर्तनों के बारे में अपनी जानकारी बनाए रखनी होती है। टूर ऑपरेटर को उन अधिकारियों के साथ जो यातायात, बुकिंग और पर्यटक स्थलों पर या उनके समीप होटलों में आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। उसे यह जानकारी भी होनी चाहिए कि समयानों व जोखिमपूर्ण पर्यटन के लिए अन्य उपकरण कहाँ से किराए पर मिलते हैं। ये थर्ड देखते हैं टूर गाइड। समयोपरि टूर गाइड आगंतुकों को पर्यटक स्थल या क्षेत्र के आकर्षणों के प्रति प्रवृत्त करता है और उन्हें वास्तविक पर्यटक स्थलों के चारों ओर घुमाता है। निम्नतम स्थानीय स्तर पर भ्रमण मार्गदर्शन पर्यटन के समस्त कार्यक्रम के उन्नयन के लिए मौलिक इकाई है। एक प्रभावशाली टूर गाइड को क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति, पर्यटक रुचि के ठिकानों की पृष्ठभूमि, पूर्व इतिहास जैसे मंदिर, पूजा स्थलों, स्मारकों, पुराने स्थलों के खंडहरों और किलों के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छा टूर गाइड से प्रासंगिक स्थानीय परंपराओं, संस्कृति, लोक कथाओं, निष्पादन कलाओं, उत्सवों और मेलों के बारे में बात करना अपेक्षित है। इस तरह के वर्णन से पर्यटक ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनमें और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जागृत होती है। जो भाषा पर्यटक समझते हैं उसी भाषा में बताना बेहतर होता है।